सो क्लास के लिए तैयार? मेरी क्लास शुरू होने वाली है। नहीं, आज मैं क्लास लूंगा। अरे ऐसा नहीं करते रुद्रा, बोर्ड एग्जाम्स है ना, मेरी क्लास है। नहीं, आज मैं क्लास लूंगा। बदमाशी नहीं करते रुद्रा, अब तैयार हो जाओ, क्लास है, मेरी क्लास है। कंफ्यूज्ड? मैं तो बस यहाँ पे भैया दीदी लोगों को बेस्ट ऑफ लक देने आया था। बेस्ट ऑफ लक। कंफ्यूजन दूर करते हैं आगे भी। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद नंदिता। जैसे कि तुम लोग देख रहे हो, इट्स ऑल अबाउट allegory, irony, hyperbole, protagonist, oxymoron, etc., etc., etc. What are they? They are poetic devices. सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अलावा इन्हें क्या बोलते हैं ये जानना ज़रूरी है, बिकॉज अगर एग्जाम में वही नाम आया जो आपने कभी सुना ना हो तो फिर आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, सो पोएटिक डिवाइसेस आर ऑल्सो कॉल्ड लिटरेरी डिवाइसेस. They are also called rhetoric devices या rhetorical language या फिर figurative language or figures of speech, right? So let's dive into it without any further ado so that all the confusions are completely vanished and we are all set for giving our board exam. So what is the use of such decorative language? It is only for decoration, है ना, डेकोरेशन के लिए ही होता है। लैंग्वेज को डेकोरेट करके बताने से उसमें इंटरेस्ट आता है, इसीलिए पोएट्स या नॉवलिस्ट या कोई भी ऑथर लैंग्वेज को थोड़ा डेकोरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग फिगर्स ऑफ स्पीच. So at its most basic level, poetic devices is a deliberate use of words, phrases, sounds, and even shapes to convey some other kind of a meaning, right? So it can be a birthday decoration, it can be an Indian decoration, it can be a Chinese decoration. It's totally up to you which one do you like. So like that, there are lot many kinds of decoration and all of them have different names. You have to understand them, right? So ये सारे डेकोरेशन के अलग अलग नाम हैं, आप चूज करके कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप ऑथर या पोएट हो, और इनके अलग अलग नाम हैं, वो ज़्यादा ध्यान में रखना है और उसमें से सही वाला चूज करके आंसर में लिखना है, राइट? जैसे यहाँ पर मैंने बर्थडे डेकोरेशन चूज किया। तो रिटोरिकल डिवाइसेस क्या क्या होते हैं कॉमनली जो पूछे जाते हैं? जो साउंड रिलेटेड डिवाइसेस होते हैं जैसे एलिटरेशन, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, एनाफोरा या रिपीटेशन, जो कि मैंने द बॉल वाले पोएम में एक्सप्लेन किया ही है। ये सारे एनाफोरा जो है वो कंसेक्यूटिव लाइंस में अगर रिपीटेशन हो रहा है तो वो एनाफोरा है, और रिपीटेशन मतलब एक ही वर्ड या एक ही फ्रेज बार बार आ रहा है तो वो रिपीटेशन है। आयरनी जैसे कि नेकलेस में होता है, जो सोचा गया था, जो प्रोटैगनिस्ट या सेंट्रल कैरेक्टर ने सोचा था कि वो हीरो वाला हार है, लेकिन सिचुएशनली वो डिफरेंट हो जाता है, वो हीरो वाला हार नहीं होता है। लेकिन वहीं पर सटायर भी है। सटायर क्या है? कमेंट्री, आयरनी यूज़ करके जब आप कुछ कमेंट या कुछ मैसेज पास कर रहे हो तो वो सटायर है। फिर उसी तरह का ही और रिटोरिक डिवाइस होता है पन, जैसे कि कुछ वर्ड, एक ही वर्ड है लेकिन उसके दो मीनिंग है और डबल मीनिंग सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, जो कि हिंदी फिल्म्स में बहुत ज़्यादा होता है। लाइक लुक एट ऑल द बम्स ऑन योर फेस, तो वो एक्चुअली बम्स का मतलब वहाँ पर पिंपल्स है, बट बम्स का मतलब रुकावट भी है, सो दैट इज बम्प में वहाँ पर पन हुआ है। सिमिली और मेटाफर से आप कंपैरिजन करते हैं। इंचैम्पमेंट ऐसा डिवाइस होता है जहाँ पर कि एक ही सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स इन 2, 3, 4 इवन मोर लाइन्स। जैसे कि जो बॉल पेन है, जो बॉल वाला पोएम है, सॉरी, वहाँ पर काफ़ी इंजैम्पमेंट है, मतलब वो थ्रू आउट द पोएम विदाउट पंक्चुएशन काफ़ी लाइंस एक साथ आ रहे हैं, राइट? और फिर वैसे ही ट्रीज़ वाले पोएम में भी इंजैम्पमेंट्स हैं, थर्ड स्टैंडा हो गया, ऐसे मोस्टली सभी पोएम्स में ही इंजैम्पमेंट पाए जाते हैं। राइम तो आपको पता ही होगा, पैन, कैन, मैन, फैन। फैन की ज़रूरत शुरू हो गई है, राइट?
तो ये सारे राइमिंग वर्ड्स हैं। और ऐसे ही अगर राइमिंग वर्ड से आपका एंड हो रहा है तो आपका एक राइमिंग स्कीम बन जाता है। हर एक सेंटेंस का एंडिंग से एक राइमिंग स्कीम बन जाता है और उससे रिदम प्रोवाइड होता है। रिदम माने बीट, है ना। तो वैसे ही राइमिंग पोएम्स जो हैं वो दो तीन तरह के हो सकते हैं, बहुत तरह के हैं इनफैक्ट। लिरिक्स हो सकते हैं, ओड हो सकते हैं, बैलेड हो सकते हैं। बैलेड आपने देखा है, मैंने एक बताया है, कस्टर्ड द ड्रैगन जब एक्सप्लेन किया है। फिर वैसे ही ए से बहुत सारे रिटोरिकल डिवाइसेस हैं, जैसे एनालॉजी, एलिगोरी, है ना। फिर इमेजरीज होते हैं, सिंबल्स होते हैं। सो दिस आर ऑल rhetorical devices. Now let's see the commonly used and usually asked rhetorical devices that might be confusing. Poetic devices infuse literal meaning, what words actually say, with figurative meanings, मतलब what they imply or expected unexpected connotation या फिर meaning of those words. तो poetic devices जो literal meaning of the word होता है, जो हम लोग उसको सुनने से हमको समझ में आता है ये meaning है, उसके अलावा भी उसमें कुछ अलग तरह का meaning infuse करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, like a lion, यहाँ पर कंटिन्यूटी में दो बार ल साउंड से, ल सिलेबल से, ल जो है कॉन्सोनेंट सिलेबल है उससे शुरू हुए हैं वर्ड्स, है ना। जैसे प्राउड, पिकॉक, कैनोपी, कवर्ड कैनोपी, है ना। तो उस तरह का अगर होता है तो एलिटरेशन है। लेकिन वहीं पर फिर लाइक अ लाइन हम लोग जब डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं लाइक या एज जैसे कंपैरेटिव वर्ड्स मिला करके, तो वो सिमिली भी होता है। तो एक ही जगह पर दो तरह के एस्पेक्ट्स या दो तरह के रिटोरिकल डिवाइसेस यूज़ हो सकते हैं, इसीलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे कि बैलेट वाले पोएम में बेलिंडा के बारे में जब बताता है ब ब ब साउंड आता है ना। तो मैंने बताया था वो सिमिली भी है और वो एलिट्रेशन भी है, ठीक वैसे ही। फिर देखो नेक्स्ट वाला मैंने क्या एक एग्जाम्पल दिया है कि ही इज़ अ रोरिंग टाइगर। अब ही और टाइगर दोनों डिफरेंट तरह के लोग हैं, लेकिन वहाँ पर कोई डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है। लाइक या एज हम लोगों ने कंपैरेटिव वर्ड्स यूज़ नहीं किए, बट ऑफ कोर्स हमने ही को टाइगर से कंपेयर किया है, तो वैसे जगह पर वो हो जाता है मेटाफर। तो मेटाफर तो है ही, लेकिन वो कैसा टाइगर है, वो रोरिंग टाइगर है। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोला गया है। तो यहाँ पर हाइपरबोल भी यूज़ हुआ है, बढ़ा चढ़ा करके बोलना मतलब हाइपरबोल। ठीक वैसे ही यहाँ पर देखो कितने सारे एक साथ यूज़ हुए हैं इस सेंटेंस में। वी द बर्ड्स वर चर्पिंग एंड चर्पिंग एंड चर्पिंग, ठीक है। तो वी को बर्ड्स बना दिया है, लेकिन लाइक अ बर्ड या एज अ बर्ड इस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं किए हैं, इम्प्लिसिटली या इनडायरेक्टली कंपेयर किया है, तो वहाँ मेटाफर है। फिर वो चर्प 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 किए जा रहे हैं, तो वो हाइपरबोल है, बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है। फिर चर्पिंग एक ऐसा साउंड वर्ड है, चर्पिंग हो गया, हिसिंग हो गया, हो गया, डिंग डोंग हो गया, जो कि बेसिकली ओनोमेटोपिक है, मतलब साउंड से ही वो वर्ड एसोसिएट करके आता है ना। वो साउंड वर्ड ही है, वो एक बेसिक साउंड वर्ड ही है, तो ओनोमेटोपोइया भी हो गया। अब चर्पिंग 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 रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेशन भी हो गया। मेटाफर और इमेजरी आया है इस वाले में। अब इमेजरी का मतलब इजी मतलब ये होता है कि आप अगर कोई पिक्चर देख रहे हो, आपने पिक्चर क्लिक किया है, तो आपके सामने एक इमेज आ जा रहा है, दैट कैन ऑल्सो बी एन इमेज और इमेजरी, समझ में आया। तो ऐसा कोई भी वर्ड का समागम जिससे कि आपको लगे कि आपके सामने एक पिक्चर आ गया है, आपको दिख जा रहा है वो चीज़, है ना, तो दैट इज़ एन इमेजरी। जैसे होराइजन बेड, यहाँ पर क्या हुआ है, इज़ अ बेड और ये सब तो नहीं लगा है, और लाइक और एज तो बिल्कुल भी नहीं लगा है, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं, जो होराइजन जो है वो होराइजन जो है वो बेड है, और वही होराइजन के बेड के बारे में बोल रहा हूँ। सो वहाँ पर देखो मेटाफर भी लगा है और एक इमेज भी आंखों के सामने आ जा रहा है, तो इमेजरी भी है। फिर एलिट्रेशन एंड पर्सोनिफिकेशन इसमें यूज़ हुआ है। देखो एलिट्रेशन मतलब साउंड रिपीट हो रहा है, स्ट्रेस्ड सिलेबल पे साउंड रिपीट हो रहा है। कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। कौन सा वाला है बताओ, सन,
स्लेप्ट, है ना। फिर पर्सोनिफिकेशन भी है। याद है वो ट्रीज वाले पोएम में द सन बाउ डाउन्स करके पहले ही वाले स्टैंजा में आता है। तो कौन बाउ डाउन करता है या कौन झुक जाता है, बेंड्स डाउन, है ना। कौन झुक जाता है? इंसान झुक जाता है, पर्सन्स झुक जाते हैं। तो इंसान की तरह अगर किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को या किसी और तरह के सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को, जैसे कि सन है यहाँ पर, को आप पर्सन की तरह बिहेव करते हुए दिखाते हो, तो वो पर्सोनिफिकेशन है। जैसे कि सन सो गया, है ना, सूरज सो गया, तो पर्सोनिफाई किया हम लोगों ने। फिर कभी कभी क्या होता है, तो इस तरह से कभी भी हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। एक ही सेंटेंस में, दो ही वर्ड्स में, दो तीन तरह के आपके रेटोरिक्स आ सकते हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज, है ना। आपको बस ध्यान देना कि ये भी हो रहा है क्या और वो भी हो रहा है क्या, एंड यू विल डेफिनेटली आइडेंटिफाई। तो पोएटिक डिवाइसेस एक छोटे सेंटेंस में या एक छोटे फ्रेज में दो तीन तरह के हो सकते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। लाइक ए लायन में एलिटरेशन सिमिली दोनों है। ही इज अ रोरिंग टाइगर में मेटाफर हाइपरबोल दोनों है। होराइजन बेड में मेटाफर इमेजरी दोनों है। सन स्लेप्ट में एलिटरेशन और पर्सोनिफिकेशन दोनों है। तो इस तरह से हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। वी कैन गेट द आंसर्स। कभी कभी क्या होता है, सेम साउंडिंग रिटोरिकल वर्ड्स जो हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं। जैसे ओनोमैटोपिया क्या है और ऑक्सीमोरन क्या है। याद रखो, ओनोमैटोपिया मतलब साउंड से रिलेटेड, साउंड, डिंग डोंग, ट्रिंग ट्रिंग, हिश, ठीक है। एंड ऑक्सीमोरन क्या है? जब दो अलग तरह के वर्ड जो कि ऑलमोस्ट इनकम्पैटिबल है, ऑलमोस्ट ऑपोजिट है या फिर कंप्लीटली ऑपोजिट है, उनको साथ में बिठा दिया जाए। जैसे रूटीन, केओस। केओस मतलब मेसी होना और रूटीन मतलब एकदम साफ सफाई से डिसिप्लिन वे में रहना, तो उन दोनों को साथ में बिठा दिया। या फिर लाउड साइलेंस। शी वॉज सो ग्रीव दैट वी कुड हियर द लाउड साइलेंस, है ना। तो अगेन ऑक्सीमोरन है। फिर अल्यूजन क्या होता है? जब एक क्लासिकल किसी फिल्म से या कोई क्लासिकल लिटरेचर से किसी कैरेक्टर के साथ आप अल्यूड करते हो, उसके बारे में, उसका नाम लेकर के यहाँ पर किसी और के बारे में बोल रहे हो या किसी और के साथ उसको कंपेयर करके रख रहे हो। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बोल रही हूँ कि चॉकलेट इज़ क्रिप्टोनाइट, है ना, तो क्रिप्टोनाइट कौन से वाले में आता है, कौन से फिल्म में आता है? सुपरमैन में आता है, ठीक है। ठीक वैसे कस्टर द ड्रैगन में भी एक अल्यूशन है। आपका होम टास्क है मुझे बताना कि क्या अल्यूशन है। एनालॉजी फिर ए से स्टार्ट होता है। अल्यूशन और एनालॉजी में डिफरेंस है। अल्यूशन मतलब आप किसी क्लासिकल कैरेक्टर, क्लासिकल फिल्म कैरेक्टर हो, क्लासिकल लिटरेरी कैरेक्टर हो, क्लासिकल रिलीजियस कैरेक्टर हो, उसको आप सामने ला करके किसी और के बारे में बता रहे हो और आप सोच रहे हो कि वो जो ऑडियंस है वो समझ जाएगा। लेकिन एनालॉजी मतलब है यू से समथिंग एल्स बट मेक सम सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट। मतलब यहाँ पर भी एक कंपैरिजन आता है सिमिली या फिर मेटाफर यूज़ करके, लेकिन उसको फिर आगे ले जाया जाता है और उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया जाता है। लाइक लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, यहाँ पे सिमिली हुआ है, लाइक यूज करके कंपेयर हुआ है। यू नेवर नो व्हाट यू आर गोना गेट। अब ये जो यू नेवर नो व्हाट यू आर गोना गेट, ये जो आपने ऐड ऑन किया है, इसी वजह से ये पूरा सेंटेंस इज एन एनालॉजी। एक्सप्लेनेटरी, सिमिली या मेटाफर इज एनालॉजी। फिर एलिगोरी क्या होता है? एलिगोरी होता है ऐसा स्टोरी जिसमें कि अलग से और एक स्टोरी बताया जाए। जैसे कि लोग झगड़ रहे हैं, आसपास के नेबर्स झगड़ रहे हैं, तो बेसिकली आप किस बारे में बताना चाह रहे हो, उससे रिलेटेड कोई स्टोरी बना रहे हो, लेकिन आप बताना चाह रहे हो यूक्रेन और रशिया के बारे में, या आप स्टोरी बना रहे हो पाकिस्तान या इंडिया के झगड़ों के बारे में, ठीक है। जैसे कि गलिवर्स ट्रैवल एक एलिगोरी है, क्योंकि वो दिखाता है लिलीपुटियंस, दिखाता है छोटे छोटे लोगों को, लेकिन बताना हम लोगों के बारे में ही चाहता है, ठीक है। यहाँ पर साउंड रिलेटेड फिगर्स के कन्फ्यूजन को मैं दूर कर रही हूँ। एक तो एलिट्रेशन मैंने ऑलरेडी बताया, जबकि स्ट्रेस्ड फर्स्ट सिलेबल में आपके सेम साउंडिंग कॉन्सोनेंट साउंड आ रहे हैं, ठीक है। जैसे लाइफ लॉन्ग, है ना, प्राउड पिकॉक, सन स्लेप्ट। यहाँ पर जैसे आया है सैली सेड, शी वुड मेक, सैम, अ, सै, लेमी,
sandwich on Sunday, ठीक है. So that is alliteration. Now इसी में ही देखो consonants भी आ सकता है. consonants में क्या होता है, sound stressed syllable में ही नहीं आता है हमेशा. consonants भी consonant sound ही है, लेकिन वो stressed syllable में या first syllable में नहीं आता है. पहले ही word, मतलब पहला ही word उससे शुरू नहीं होता है, वो कहीं पर भी आ सकता है थ्रू आउट द ये. जैसे कि Sally was में भी ऐसा आ रहा है, dissatisfied satisfied, है ना, उसमें भी लग रहा है. रीजनेबल आ रहा है लेकिन शुरू नहीं हो रहा है ना. लेकिन थ्रू आउट द ये आप वही कॉन्सोनेंट साउंड उस सेंटेंस में काफ़ी बार पाओगे, तो वो कॉन्सोनेंस है. और एसोनेंस क्या है, अगर एक ही लाइन में सेम साउंडिंग वावल साउंड आप काफ़ी बार पाओगे, तो वो एसोनेंस है. देखो ये सारी चीज़ें ना आपको कस्टर्ड द ड्रैगन वाले पोएम में मिल जाएंगे, और मैंने एक्सप्लेन भी किया है. शैली, सेड, सै, सै, मैड, सैम, कैन, है ना, तो सेम वावल साउंड आ रहे हैं. अब एक और प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि कस्टर्ड द ड्रैगन बैलेड है या फेबल है. मैंने वैसे अपने वीडियो में बैलेड बोला है बिकॉज कंस्ट्रक्शन वाइज इट इज़ अ बैलेड. इट फॉलोज अ सर्टन राइमिंग पैटर्न फॉलो करता है, ए बी बी करके, है ना. और लाइन अरेंजमेंट है, 4 लाइन का ही है. और उसके अलावा ये एडवेंचरस एक नैरेटिव पोएम है, मतलब नरेशन कर रहा है किस बारे में, एक एडवेंचरस टेल के बारे में. एंड इट इज़ इन फॉर्म ऑफ अ पोएम, है ना, एक टेल है, स्टोरी है, एडवेंचरस स्टोरी है, रोमांटिक स्टोरी है, लेकिन फॉर्म जो है वो पोएम है, नैरेटिव पोएम है. फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो, लेकिन ये ऐसा भी है, हाउएवर दैट डज नॉट मीन इट कांट बी अ फेबल. इट कांट बी अ फेबल ऐसा नहीं है, दोनों ही हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि फेबल क्या होता है, फेबल्स आर मॉरल स्टोरीज दैट हैव एनिमल्स एज देयर सेंट्रल कैरेक्टर. जैसे कि पंचतंत्र होता है, जैसे कि एशॉप्स फेबल्स है ना, तो वो सारे जो हैं फेबल हैं. सो देयरफॉर कस्टर्ड द ड्रैगन इज बोथ अ बैलेड construction wise basically, but more importantly it is a fable as it ends with a moral lesson. And what is the moral lesson? You can write that in your comment segment as your home tasks. Go and search it in the video that I have provided about Custard the Dragon. I hope you have understood the entire concept of it. Hey then, one final note before your final board exam. Do not be tricked by CBSE techniques. CBSE puts up such questions as I have mentioned about that Custard the Dragon being a fable or a ballad, or asking finding out two situation or two characters from two different chapters and asking questions about why this is different, why that is not same, or why they are same. So such questions are put up just to confuse you all. Don't get perturbed, don't get disturbed. If confused, mention both the cases properly in detail, whatever you know about it, and then generalize as to the final answer. ठीक है, जब confusion हो और दो aspects दिया हो तो उन दोनों aspect को जितना आप जानते हो दोनों के बारे में लिखो, उसके बाद एक general statement दे करके ending कर दो. तो पहला hint क्या है कि for all such question mention all the possible aspects and then generalize. And second hint क्या है, always follow your instinct. इंस्टिंक्ट्स या गट फीलिंग जो है वो गलत नहीं होगा. ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस. गुड डे एंड थैंक यू.